प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूं। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए डॉक्टर सुमन कुंवर का लेख सुरेंद्र वर्मा का नाट्य सृजन और 8वां सर्ग रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं। डॉक्टर सुमन कुंवर का यह आलोचनात्मक लेख सुरेंद्र वर्मा का नाट्य सृजन और 8वां सर्ग हमारे 14वें प्रश्न पत्र नाटक और रंगमंच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 8वां सर्ग विशेषकर हम लोगों को पढ़ना भी है, विशेष में 14वें प्रश्न पत्र में। तो चलिए, सुरेंद्र वर्मा का नाट्य सृजन और 8वां सर्ग। 1960 के पश्चात हिंदी नाट्य साहित्य में अत्यधिक परिवर्तन आया। आज से पूर्व जो नाटक थके हारे मन के मनोरंजन का साधन मात्र था, जिनसे केवल धार्मिक, पौराणिक एवं नैतिक मूल्यों के प्रति जनमानस में जागृति उत्पन्न की, वही साठोत्तर वर्षों में आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर एवं कल्पना से वास्तविक जगत की ओर मुड़ा। मानव जीवन, उसके विविध पक्ष, उसकी समस्याएं तथा समाधान, चिंतन आदि अब नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने लगे। यहाँ पौराणिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विषयों को भी समकालीन बोध से संपृक्त कर प्रयुक्त किया जाने लगा। विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मीकांत वर्मा, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ज्ञानदेव अग्निहोत्री और अमृत राय आदि ने इस प्रकार के नाटक लिखे हैं। श्री सुरेंद्र वर्मा ने अपने नाटकों के माध्यम से समस्या नाटकों की इस श्रृंखला को विकसित किया। सुरेंद्र वर्मा 8वें दशक के एक चर्चित साहित्यकार हैं, जिन्होंने अनेक उपन्यास लिखे। व्यंग लेख तथा समीक्षा लेखों पर भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, परंतु इनकी योग्यता का चरम उत्कर्ष हमें इनके नाट्य साहित्य में ही उभरता दिखाई देता है। इनके प्रारंभिक नाटकों में सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक तथा द्रौपदी नामक नाटक उल्लेखनीय है। इन सभी नाटकों का प्रकाशन 1972 में हुआ। 1975 में इनका एक अन्य नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशन के साथ ही वर्मा जी हिंदी नाट्याकाश के ज्वाजल्यमान नक्षत्र के रूप में स्थापित हो गए। 1976 में इनका एक अन्य नाटक 8वां सर्ग प्रकाशित हुआ। इस दौरान सुरेंद्र वर्मा ने नींद क्यों रात भर नहीं आती नामक एकांकी संग्रह की रचना की। इसमें 6 एकांकियां संकलित की है। इनमें शनिवार को 2 बजे, हरी घास पर घंटे भर तथा नींद क्यों रात भर नहीं आती नामक एकांकित विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शनिवार को 2 बजे में यौन संबंधों के बदलते स्वरूप को अभिव्यक्त किया गया है, जो हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर घंटे भर एकांकी में शाम को पार्क में बैठे 3 दंपतियों की कहानी प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार नींद क्यों रात भर नहीं आती नामक एकांकी में वर्तमान जीवन में बढ़ती अकेलेपन की समस्या को उभारने का प्रयास किया गया है। सन 1980 में इनका छोटे सैयद बड़े सैयद नाटक तथा 1987 में इनका एक दूनी एक नाटक प्रकाशित हुआ।
यह एक प्रयोगशील नाटक है तथा इस नाटक में स्त्री पुरुष संबंधों को वर्तमान संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात उन्होंने कैद ए हयात और शकुंतला की अंगूठी नामक नाटक लिखे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुरेंद्र वर्मा 8वें दशक के उभरते हुए नाटककार हैं। इनके अधिकांश नाटकों की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक तथा पौराणिक है, परंतु इस प्रकार के पृष्ठभूमि के माध्यम से उन्होंने परंपरा एवं आधुनिकता के द्वंद्व को प्रस्तुत किया ही है। साथ ही समकालीन संदर्भों की भी अत्यंत प्रभावशाली प्रस्तुति की है। उनके नाटकों में नवीन रंगमंची प्रयोग विशेष रूप से दृष्टिगत होते हैं। उनके प्रमुख नाटकों में द्रौपदी, 8वां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, कैद ए हयात, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक तथा एक दूनी एक का नाम लिया जा सकता है। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का एक उल्लेखनीय नाटक है। इस नाटक के प्रकाशन के साथ ही उन्होंने हिंदी नाट्य जगत में अपना उल्लेखनीय स्थान बना लिया। प्रस्तुत नाटक की कथा वस्तु उस ऐतिहासिक एवं पौराणिक संदर्भ से जुड़ी है जहां कालिदास के द्वारा कुमार संभव नाटक लिखने का उल्लेख किया गया है। ऐतिहासिक तथा कालिदास को चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों के रूप में प्रमाणित करते हैं। इसी तथ्य को आधार बनाकर सुरेंद्र वर्मा ने इस नाटक की रचना की। कुमार संभवम के ब्याज से लिया गया अश्लीलता का पक्ष तो समकालीन कला के लिए प्रासंगिक है ही, पर अगर आपातकालीन भारत में लेख की अभिव्यक्ति बनाम शासन के रेखांकन की दूहरी सार्थकता की प्रतीति न होती तो आत्मअन्वेषण के मोह के बावजूद यह कृति शुरू न की जाती। इस नाटक की कथा वस्तु उज्जैनी नगरी तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र के ही आसपास मंडराती रहती है। प्रस्तुत नाटक प्रमुख 3 अंकों में विभक्त है। इस नाटक में कालिदास, प्रियंगु मंजरी, चंद्रगुप्त, अनसुईया, प्रियंवदा, सौमित्र, कीर्तिभट्ट आदि प्रमुख पात्र हैं। नाटक का प्रारंभ उज्जैनी में कालिदास के भवन के बाहरी कक्ष में ढलती दोपहर के समय से होता है। कथानक का प्रारंभ कालिदास के द्वारा कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग की रचना के समापन से होता है। कविवर नगर से 50 कोस दूर एक कुटीर में रहकर महाकाव्य का 8वां सर्ग पूर्ण करके नगर लौटे हैं। यह पूर्व निर्धारित है कि कविवर को कामोत्सव के दिन राजसभा में 8वें सर्ग का पाठ करना है तथा उसी समारोह में उनका पट्टबंध सम्मान भी होगा। प्रियंवदा और कीर्तिभट्ट नामक सेवक के पारस्परिक वार्तालाप से नाटककार यह स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार एक रचनाकार को रचना करते समय आत्मान्वेषण की कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मूल प्रसंग के साथ साथ नाटककार ने सेवक सेविकाओं के वार्तालाप के माध्यम से गुप्तकालीन परिवेश को पाठकों के समकक्ष जीवंत करने का भी प्रयत्न किया है। संस्कृत साहित्य में वसंतोत्सव को कामोत्सव के रूप में मनाने की परंपरा को भी नाटककार ने भलीभांति निभाया है। प्रथम अंक में ही 1 मास में कुटीर प्रवास के पश्चात लौटे कालिदास के पत्नी प्रियंगु मंजरी के साथ कुछ श्रृंगारिक प्रसंगों की ओर भी संकेत किया गया है। वह दिन जबकि कविवर कुटीर प्रवास के पश्चात नगर को लौटते हैं कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण भी होता है। इस पर यदि वह दिन वसंतोत्सव का हो तो उत्साह दोगुना हो जाता है और यदि वसंतोत्सव पर ही राज्यसभा में कालिदास को 8वें सर्ग का पाठ करना हो और सम्राट के द्वारा उनका पट्टबंध सम्मान किया जाने वाला हो तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।
और भी अधिक बढ़ जाता है। इतने मांगलिक एवं आह्लादकारी पर्व पर भी प्रियंगु मंजरी को अनेक अपशकुन होते हैं तथा उसके हृदय में अनेक प्रकार की आशंकाएं जन्म लेने लगती है। सेविका प्रेमदा उसे समझाती है कि इतने मांगलिक एवं शुभ अवसर पर उन्हें इस प्रकार के अशुभ विचार मन में नहीं लेने चाहिए। कालिदास पत्नी प्रियंगु मंजरी के समक्ष राज्यसभा में दिए जाने वाले वक्तव्य का पूर्व अभ्यास करते हैं। इनके माध्यम से कुमार संभव महाकाव्य की प्रथम 7 सर्गों की मूल कथा ज्ञात होती है तथा यह भी ज्ञात होता है कि 8वें सर्ग में उमा और महादेव की श्रृंगार लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसी सर्ग में प्रियंगु मंजरी कुमार संभव के 8वें सर्ग के चित्रण से स्वयं को जुड़ा हुआ अनुभव करके लज्जित अनुभव करती है। इसी समय महारानी प्रियंगु मंजरी को समारोह के कुछ पूर्व आने के लिए रथ भेजती है, परंतु वह अस्वस्थता के बहाने अपने भवन में ही रुकना पसंद करती है। कालिदास के इस कथन के साथ ही अगले जन्म में किसी कवि या लेखक से ब्याह मत करना अच्छा प्रथम अंग का समापन हो जाता है। नाटककार ने द्वितीय अंग का प्रारंभ उस अमंगलकारी समारोह से किया जिसमें कालिदास को 8वें सर्ग का पाठ करना था। कतिपय धर्म अध्यक्षों और राजनीतिज्ञों की आपत्ति पर समारोह रद्द कर दिया जाता है। जिस समारोह में कालिदास की काव्य प्रतिभा का सम्मान होता था वही समारोह उनके अपमान समारोह में बदल जाता है। प्रियंगु मंजरी अपने भवन में समारोह के समाचार जानने के लिए व्यग्र है कि उसकी दोनों सेविकाएं प्रियंवदा और अनुसुईया आ जाती हैं। अनुसुईया उसे बताती है कि किस प्रकार कालिदास के काव्य पाठ के दौरान उमा और महादेव की क्रीड़ा केली के वर्णन को लेकर धर्मगुरु ने कालिदास पर जगत पिता महादेव और जगत जननी पार्वती के भोग विलास का अश्लील चित्रण करने का आरोप लगाया तथा उन्हें एवं समारोह के सभी श्रोताओं को पापी बताया। उनके पश्चात राजपुरोहितों एवं धर्माध्यक्ष ने समारोह का बहिष्कार किया और सम्राट से इसके लिए समायाचना की। महादंड नायक ने इस सर्ग को मर्यादाहीन बताया तथा मंत्री परिषद के 5-6 वृद्ध सदस्यों ने कहा कि इस प्रकार के वर्णन से उनकी धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची। यहाँ तक कि व्यापारी वर्ग के प्रधान सोमदत्त ने भी इस सर्ग को अश्लील बताया और तथा प्राध्यापक विद्या भास्कर ने कुमार संभव को प्रतिबंधित करने की मांग की क्योंकि उन्हें आशंका थी कि यह सर्ग नवयुवकों एवं नवयुवतियों पर बुरा प्रभाव डालेगा। केवल आर्य सौमित्र ने सर्ग को अश्लील कहने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो लोग पति पत्नी के संबंधों में अश्लीलता देखते हैं, अश्लीलता उनकी आंखों और मन में है। उनके पश्चात कुछ नवयुवक रचनाकारों ने भी सर्ग का समर्थन किया और कहा कि पुरानी पीढ़ी के साहित्य चेतना केवल वाल्मीकि रामायण तक ही सीमित कर रह गई है। इस प्रकार का वाद विवाद जब अत्यधिक बढ़ गया तब सम्राट ने विवश होकर सम्मान समारोह के स्थगन की घोषणा कर दी तथा दोनों दलों के चुने हुए लोगों के साथ भीतरी कक्ष की ओर चले गए। यह समाचार सुनकर प्रियंगु मंजरी परेशान हो उठी तथा सेविका ने स्वामी के विषय में पूछती है। स्वामी के विषय में पूछती है। अनुसुईया बताती है कि सभा मंडप में अव्यवस्था होते ही स्वामी चुपचाप वहां से चले गए। यह किसी को नहीं मालूम कि वे कहाँ गए हैं। यह सुनकर प्रियंगु मंजरी व्याकुल हो उठती है। तभी आर्य सौमित्र वहां आते हैं जो कालिदास के मित्र भी हैं। प्रियंगु मंजरी और आर्य सौमित्र के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि यह दुर्घटना कालिदास की बढ़ती हुई ख्याति से ईर्ष्या करने वाले डिंगनाग आदि रचनाकारों के वर्ग के षड्यंत्र का प्रतिफल है। सौमित्र के जाते ही कालिदास घर लौटते हैं। उनके वस्त्र मलिन हैं, बाल बिखरे हैं तथा हाथ में कुमार संभव की पांडुलिपि है। प्रियंगु मंजरी के पूछने पर वे बताते हैं कि वे मन की शांति के लिए नगर के बाहर शिप्रा नदी के निर्जन तट की ओर चले गए
थे। इसी समय उन्हें धर्माध्यक्ष के आगमन की सूचना मिलती है। प्रियंगु मंजरी मिलने से इनकार करने के लिए कहती है, परंतु कालिदास उन्हें बुलाने का आदेश देते हैं। दोनों के मध्य व्यंग्यात्मक वार्तालाप होता है। धर्माध्यक्ष के द्वारा कालिदास को ज्ञात होता है कि कुमार संभव का 8वां सर्ग अश्लील है या नहीं, इसकी जांच के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसमें नगर के संपन्न व्यवसायी दिवाकर दत्त, विख्यात आयुर्वेदाचार्य श्री पुंडरीक ठीक व्यवसायिक दिवाकर दत्त और विख्यात आयुर्वेदाचार्य श्री पुंडरीक, प्रधान अधिकारी आर्य सौमित्र तथा धर्माध्यक्ष आदि को शामिल किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता प्रधान अधिकारी को सौंपी गई है, जो वयोवृद्ध होने के साथ साथ न्यायपटु भी हैं। नाटककार ने इस वर्णन के द्वारा समकालीन राजनीति की समिति गठित करने की प्रथा पर व्यंग किया है, जो केवल एक औपचारिकता होती है तथा उसमें उन सदस्यों को शामिल किया जाता है जो समिति गठित करने के उद्देश्य को समझते ही नहीं है। इस प्रसंग के द्वारा नाटककार ने यह भी संकेत किया है कि प्रत्येक युग में एक साहित्यकार की रचनाशीलता को अत्यधिक संघर्ष से गुजरना पड़ता है। वार्तालाप के दौरान धर्माध्यक्ष महोदय कालिदास को यह भी संकेत देते हैं कि गठित न्याय समिति कुमार संभव पर तो प्रतिबिंब लगाएगी ही, साथ ही नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए लेखक को सार्वजनिक रूप से समायाचना करने के लिए भी बाध्य करेगी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आधुनिक हिंदी नाटकों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण आधुनिक हिंदी साहित्य में काम को मंगलमय श्रेय के धरातल पर चित्रित करने की चेष्टा की गई है। स्वयं प्रसाद ने कमायनी में काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम कहकर इसी विचारधारा का समर्थन किया। सुरेंद्र वर्मा ने 8वां सर्ग में काम की इसी पक्ष की पैरवी की है। तीसरा अंक प्रस्तुत नाटक का एक महत्वपूर्ण अंक है। यहाँ नाटककार हर्ष और विषाद नामक जीवन की दोनों स्थितियों को साथ लेकर चला। ठीक, यहाँ नाटककार हर्ष और विषाद नामक जीवन की दोनों स्थितियों को साथ लेकर चला है। यही कारण है कि नाटककार ने इस अंग को 2 दृश्यों में विभाजित किया है या विभक्त किया है। प्रथम दृश्य में नाटककार ने पुनः अंग के वसंत उत्सव के उल्लास को अभिव्यक्त किया है तथा दूसरे और तीसरे अंग के कथासूत्र में 3 वर्ष के लंबे अंतराल को कुशलतापूर्वक समेटने का प्रयास किया है। तीसरे अंक के प्रथम दृश्य का प्रारंभ नाटककार ने रंगों के पात्रों में पानी भरती अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की पंक्तियां गुनगुनाती अनसुईया ने किया है। सेवक कीर्ति भट्ट और अनसुईया की आपसी छेड़छाड़ के माध्यम से नाटककार ने 3 वर्ष के दीर्घ अंतराल के बाद एक बार पुनः काम मदनोत्सव एवं कालिदास के राजकीय सम्मान के कथा सूत्र को पकड़कर नाटक की कथा को सफलतापूर्वक चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है। अनसुईया और कीर्ति भट्ट के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि कालिदास एक उपलब्ध प्रतिष्ठित कवि एवं नाटककार के रूप में स्थापित हो चुके हैं। उनका अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक भारत के कोने कोने में प्रशंसित तथा मंचित हो चुका है तथा अब इस मदन उत्सव पर वे नगर के कोलाहल से दूर एक कुटीर में रघुवंश नामक महाकाव्य की रचना में तल्लीन है। उनकी व्यापक ख्याति को देखकर 3 वर्ष बाद एक बार पुनः शासन उन्हें सम्मानित करने की योजना बनाता है। इसी उद्देश्य से रंगशाला में कालिदास के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया जाता है। प्रियंवदा एवं अनुसुईया नामक
परिचायकों के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि आज वसंत उत्सव के दिन राजधानी में अच्छी खासी चहल पहल है। चारों ओर अभिज्ञान शाकुंतलम एवं उसके पात्रों की चर्चा है। आज से पूर्व संस्कृत नाटकों के इतिहास में किसी भी नाटक को इतनी लोकप्रियता एवं लोक प्रसिद्धि एवं गौरव प्राप्त नहीं हुआ जितना कि अभिज्ञान शाकुंतलम को। इसी समय कालिदास की पत्नी प्रियंगु मंजरी का मंच पर प्रवेश होता है। वह दोनों परिचायकों को अपने अपशकुनों के विषय में बताती है। दोनों ही उन्हें आश्वस्त करती हैं कि आज के दिन ऐसा कुछ भी अशुभ एवं अपमानजनक नहीं होने वाला जैसा कि आज से 3 वर्ष पूर्व हुआ था। आज का दिन निसंदेह ही मांगलिक है। वे कहती हैं कि कालिदास तो पहले ही लोकमानस के द्वारा आनंदित हो चुके हैं। शासन के द्वारा उनका अभिनंदन तो एक औपचारिकता मात्र है। यह सुनकर भी प्रियंगु मंजरी आश्वस्त नहीं हो पाती क्योंकि वह राजधानी में चल रहे राजनीतिक कुचक्रों और षड्यंत्रों से भली भांति परिचित हैं। इसी समय कीर्तिभट्ट का प्रवेश होता है और प्रियंगु मंजरी उनसे पूछती हैं कि स्वामी अर्थात कालिदास अभी तक क्यों नहीं आए। कीर्तिभट्ट बताता है कि कविवर रचना में तल्लीन है तथा वे चल रहे प्रसंग को समाप्त कर सीधे ही रंगशाला के समारोह में पहुंचेंगे। इसके पश्चात वह प्रियंगु मंजरी को बताता है कि वह आजकल कितनी मानसिक यातना झेल रहा है। वह कवि का निकटतम सेवक है परंतु फिर भी कवि ने किसी कृति में उसका जिक्र नहीं किया, जबकि प्रियंवदा अनुसुईया अभिज्ञान शाकुंतलम के माध्यम से पर्याप्त ख्याति अर्जित कर चुकी हैं। प्रियंगु मंजरी उसे कवि से इस संदर्भ में बातचीत करने का आश्वासन देती हैं। इसी समय राजभवन से रथ आ जाता है। प्रियंगु मंजरी दोनों परिचायकों के साथ समारोह में चली जाती हैं। यहीं पर तीसरे अंक का प्रथम दृश्य समाप्त हो जाता है। प्रथम दृश्य का समापन मंच पर फैलते अंधकार से होता है। द्वितीय अंक का प्रारंभ भी मंच पर फैले अंधकार एवं उदास संगीत से होता है। प्रथम दृश्य का अंधकार मंची पटाक्षेप का संकेतक है तो द्वितीय दृश्य का अंधकार वातावरण में व्याप्त अवसाद एवं निराशा का संकेतक है। समारोह से लौटकर प्रियंवदा एवं अनुसुईया घर में दीप प्रज्वलित कर प्रकाश की व्यवस्था करती हैं। इसी समय प्रियंगु मंजरी वहां आती है और उनसे कहती है कि उसे जो अपशकुन हो रहे थे वे असत्य एवं निर्थक नहीं थे। दोनों परिचायिकाएं सेविकाएं व्यथित होकर कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वसंत उत्सव को इस घर से बैर हो रहा है, इसलिए वसंतोत्सव यहाँ प्रसन्नता और आह्लाद लेकर नहीं आता। प्रियंगु मंजरी रंगशाला में आयोजित समान समारोह तथा वहाँ एकत्र विशाल जन समुदाय के उत्सव का स्मरण करने लगती हैं। उसके इसी स्वगत कथन से ज्ञात होता है कि इस बार के समान समारोह में नगर के सभी प्रतिष्ठित जन उपस्थित थे, किंतु कविवर का आसन खाली था क्योंकि वे वहां पहुंचे ही नहीं। कविवर को बुलाने के लिए एक धाव को कुटीर तक ही भेजा गया परंतु वे वहां भी नहीं थे। अतः समान समारोह एक बार फिर विफल रहा। राज्य एक बार फिर कवि को सम्मानित करने का गौरव प्राप्त नहीं कर सका। इसी बीच आर्य सौमित्र प्रियंगु मंजरी से भेंट करने आते हैं और वे बताते हैं कि उन्हें दिनों राजधानी में अनेक विभूतियां पधारी, जिनमें बीड़ा वादक तुषारगिरी, कवि मयंक सागर विदर्भ की नाट्य उत्सव में भी भाग लिया। सौमित्र बताते हैं कि आज प्रातःकाल उन्होंने आज की पीड़ा का विव्यंजक एक श्लोक उन्हें सुनाया था, जिसे सुनकर उनका हृदय आशंका से भर गया। प्रियंगु मंजरी भी उन्हें अपनी आशंकाओं के विषय में बताती है। इसी समय कालिदास वहां आ जाते हैं।
प्रियंगु मंजरी उनसे पूछती है कि वे इस समय कहाँ से आ रहे हैं। तब वे बताते हैं कि शिप्रा के तट पर बैठे प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। वे उस सौंदर्य के से इतने उस सौंदर्य में इतने डूब गए कि उन्हें लगा कि इस अतुलित सौंदर्य राशि को छोड़कर समान समारोह में जाना व्यर्थ है। कहाँ ये निष्कलंक और पावन सौंदर्य, कहाँ ईर्ष्या द्वेष षड्यंत्र और छल से भरपूर वह माया नगरी। वे बताते हैं कि उन्हें यह समान समारोह निर्थक प्रतीत हुआ क्योंकि वे जनमानस की अथाह प्रशंसा पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। इस प्रशंसा ने उन्हें जो आत्म संतोष प्रदान किया है वह इस समान समारोह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस समय सम्राट चंद्रगुप्त वहां आ जाते हैं। कालिदास उन्हें बताते हैं कि वे समान समारोह में अनुपस्थित रहकर किसी भी प्रकार की अभिनय का परिचय नहीं देना चाहते थे। उन्हें अचानक 3 वर्ष पहले का वह राजकीय सम्मान समारोह स्मरण हो आया था जो क्षण भर में अपमान समारोह में बदल गया था। वे सम्राट से कहते हैं कि अपने अश्वमेध यज्ञ के दौरान जिन क्षेत्रों में गए वहाँ उन्होंने स्वयं देखा कि उनके भीतर रचनाकार जनमानस में कितनी गहराई तक बस चुका है। वे सम्राट से प्रश्न पूछते हैं कि क्या वे इस समान समारोह के द्वारा उस अपमान समारोह को अनकिया करना चाहते हैं जिसमें उन पर कुसंस्कृत तथा अश्लील रचनाकार होने का आरोप लगाया गया था। वे कहते हैं कि जब वे साहित्य आकाश के उभरते सितारे थे तब उन्हें स्थापित होने के लिए राजकीय संरक्षण की आवश्यकता थी, परंतु आज जबकि वे अपनी रचनाओं के माध्यम से जनमानस में गहराई तक बैठ चुके हैं तब उन्हें इस समान समारोह की कोई आवश्यकता नहीं है। तब वे अकेले थे और आज उनके साथ संपूर्ण जन समुदाय है। चंद्रगुप्त उनकी ये बातें सुनकर अपराध बोध से ग्रस्त हो राजकीय संरक्षण की आवश्यकता थी परंतु आज जबकि वे अपनी रचनाओं के माध्यम से जनमानस में गहराई तक बैठ चुके हैं तब उन्हें इस समान समारोह की कोई आवश्यकता नहीं है। तब वे अकेले थे और आज उनके साथ संपूर्ण जन समुदाय है। चंद्रगुप्त उनकी ये बातें सुनकर अपराध बोध से ग्रस्त हो जाते हैं। कालिदास लंबी सांस छोड़कर कहते हैं कि एक और वसंत उत्सव बीत गया और 1 वर्ष और चला गया। प्रियंगु मंजरी उन्हें सहारा देती हैं। चंद्रगुप्त का प्रस्थान हो जाता है। कालिदास प्रियंगु मंजरी से कुमार संभव की पांडुलिपि मंगवाते हैं। यहीं पर नाटक समाप्त हो जाता है। इस नाटक का यह समापन वास्तव में रचनाकार के जीवन में नवीन आशाओं के उदय का संकेत है। जो कुमार संभव षड्यंत्रों तथा कुचक्रों के जाल में फंसकर मंजूषा में कैद होकर रह गया था वह पुनः मंजूषा से बाहर आकर अपनी अस्मिता की तलाश कर रहा था। आज कालिदास सभी राजनीतिक कुचक्रों षड्यंत्रों के ऊपर उठ चुके हैं। अब वे अपनी रचनाओं को समाज तक संप्रेषित करने के लिए स्वतंत्र हैं। एक रचनाकार के लिए यही सबसे बड़ा सम्मान है कि उसकी अभिव्यक्ति प्रतिबंधित न की जाए। निस्संदेह एक रचनाकार की अपनी रचनाओं को संप्रेषित न कर पाने की पीड़ा यहाँ स्वीकार हो उठी है। 8वां सर्ग इस दृष्टि से विशिष्ट बन गया कि इसके माध्यम से नाटककार ने राजनीतिक दबावों में पिसती एक रचनाकार की प्रतिभा की त्रासदी को अधिक सशक्त रूप में उठाकर चरमोत्कर्ष तक पहुँचाया है। प्रस्तुत कृति में प्रसंगवश अनेक अन्य समसामयिक मुद्दे भी उठाए गए हैं यथा शीलता और अश्लीलता का प्रश्न, रचनाकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न तथा किसी भी
जटिल विवादास्पद स्थिति से बाहर निकलने के लिए निर्णायक समिति गठित करने का सरकारी प्रावधान, और उससे भी महत्वपूर्ण यह कि समिति के सदस्यों की समझ का दायरा उस मुद्दे से कमजोर हो जिसके लिए समिति गठित की गई। इस नाटक की एक खासियत यह भी है कि यहाँ नाटककार राजनीतिक चक्रव्यूह में पिस कर दम नहीं तोड़ता, वरन उसे तोड़कर बाहर निकलता है और अपने अस्तित्व को सशक्त रूप में स्थापित करने में सफल होता है। नाटककार ने यहाँ यह अभिव्यंजित करने का प्रयास किया है कि कोई भी रचनाकार अपनी रचना की उत्कृष्टता से जन्म सामान्य में जड़ जमा कर सत्ता के सम्मुख विराट हो जाता है। ठीक, इस लेख का जो संदर्भ ग्रंथ सूची है वो देख लीजिए। सुरेंद्र वर्मा का स्वयं नाटक जो है 8वां सर्ग, सुरेंद्र वर्मा का नाटक 8वां सर्ग। ठीक, पृष्ठ संख्या 9-10 से विशेषकर निदेश की वक्तव्य लिया गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद से पृष्ठ संख्या 124 से कुछ उद्धरण लिया गया है। सुरेंद्र वर्मा का जो 8वां सर्ग है उसके निदेश की वक्त में 21, 32, 35, 39, 42, 44, 45, 45, 49 और निदेश की उत्कम में 9 पृष्ठ को भी लिया गया है, कुछ इस प्रकार। तो इस प्रकार प्यारे साथियों हम लोगों ने डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा का नाट्य सृजन और 8वां सर्ग को यहाँ पर अध्ययन अनुशीलन किया। तो आप सभी से मैं पुनः साहित्यिक